Hello and good morning everyone. I welcome you all at Worst News Analysis. Today is 24 September 2023 and we are going to discuss important news and articles from The Hindu newspaper. So let's see what important news we got today to discuss. So before starting the video, for PDF join Telegram channel Adverse News Analysis. लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है. मेक श्योर वीडियो को लास्ट तक देखें सो दैट सारी इंपॉर्टेंट न्यूज आपकी यहाँ पर कवर हो. तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज हमें क्या क्या डिस्कस करना है. नाउ फर्स्ट आर्टिकल इज मोबाइल इंटरनेट बैक इन मणिपुर. अब आप सभी को पता है कि मणिपुर में जो वॉयलेंस चल रहा था, इसी के चलते वहां की गवर्नमेंट ने जो मोबाइल इंटरनेट था आपका और जितने भी सर्विसेज थे उसको यहाँ पर शट डाउन कर दिया था. तो अब यहाँ पर क्या किया गया है कि मोबाइल इंटरनेट बैक इन मणिपुर, अब फिर से वहां की जो स्टेट गवर्नमेंट है आफ्टर 140 डेज 140 दिनों बाद यहाँ पर जो अभी ये कहा जा रहा है कि जो वॉयलेंस वगैरह है पहले से अभी कम हो चुका है. इसी के चलते स्टेट में जो आपका लॉ एंड ऑर्डर की कंडीशन है वो इम्प्रूव हो रही है. ड्यू टू दैट हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, जो मोबाइल इंटरनेट था आपका, ब्रॉडबैंड इंटरनेट सर्विसेज थी, उसको फिर से यहाँ पर क्या किया गया, आपका रिवैम्प किया गया है. ओके, सो ब्रॉडबैंड इंटरनेट सर्विस वर रिस्टोर्ड विद सेवरल कंडीशन ऑन जुलाई 25. मोबाइल डेटा सर्विस वाज अलाउड ऑन नंबर्स अप्रूव बाय द गवर्नमेंट ऑल द वाइल. यहाँ पर थोड़ी जो सर्विसेज थी है ना, सेवरल कंडीशंस पर 25 जुलाई से क्या हो गया था, आपका स्टार्ट हो गया था, बट पूरी स्टेट में ऐसा नहीं था. अब फिर से क्या किया गया है, जो मणिपुर में अब पूरी तरीके से जो मोबाइल इंटरनेट है उसे फिर से यहाँ पर क्या आपका रिस्टोर किया गया है. ओके, इससे पहले देखते हैं ऐसा पहले कभी और कहीं भी हुआ है तो हाँ, आपका जम्मू एंड कश्मीर में जब आपका आर्टिकल 370 जो आपका स्पेशल स्टेटस है उसे रिमूव किया गया था, तो उसी के चलते यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर में ब्लॉकेड हुआ था. इंटरनेट ब्लॉकेड कितने दिन के लिए हुआ था, 552 डेज के लिए. तो ये चीज आपको याद रखनी है ना, कि हमारे जो आपका वॉयलेंस होता है, वॉयलेंस और ज्यादा यहाँ पर बढ़े ना, उस चीज को रोकने के लिए यहाँ पर गवर्नमेंट क्या कर देती है, कई बार इंटरनेट शट डाउन कर देती है. इसी के चलते आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे जो पिटिशंस है सुप्रीम कोर्ट में यहाँ पर फाइल की गई थी कि इंटरनेट शट डाउन करना क्या होता है, ये हमारे राइट टू लाइफ, आपका जो आर्टिकल 21 है उसका क्या हो रहा है, यहाँ पर वॉयलेशन हो रहा है. ओके, सो मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये आर्टिकल यहाँ पर क्लियर होगा. चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट वन की तरफ, बट बिफोर मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट आर्टिकल हम पहले डिस्कस करेंगे यहाँ पर क्वेश्चन. सो हमारा कल का क्वेश्चन ये था, कंसिडर द फॉलोइंग एनिमल्स. आपके पास कुछ एनिमल्स थे एंड आपको ये बताना था कि जब इन एनिमल्स को हम कैप्चर करने जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपके पास पेंगुलिन है, आपके पास यहाँ पे मामोथ है, नेक्स्ट आपका हेजॉग, इनको जब हम कैप्चर करने जाते हैं तो ये क्या करते हैं, अपने आप को रोल अप कर लेते हैं टू प्रोटेक्ट देयर वल्नरेबल पार्ट्स. आई होप यू आर गेटिंग द क्वेश्चन. क्वेश्चन क्या कह रहा है, फॉर एग्जाम्पल ये पर्टिकुलर कोई ऑर्गेनिज्म है, इसे मैं जा रही हूँ उसकी हंटिंग करने, इसे पकड़ने जा रही हूँ, ठीक है, कैप्चर करने जा रही हूँ. तो इस एनिमल को पता चल गया कि ये पर्टिकुलर पर्सन, यहाँ पर ये जो ए पर्सन है ये मेरी हंटिंग करने आ रहा है. तो ये क्या करता है, अपने आप को यहाँ पर रोल अप कर लेता है इस तरीके से, सो दैट ही कैन और द ऑर्गेनिज्म कैन प्रोटेक्ट देयर वल्नरेबल पार्ट. आई होप आपको ये क्वेश्चन यहाँ पर क्लियर होगा. अब आप लोगों को बताना है कि ऐसा कौन सा एनिमल यहाँ पर करता है. सो कंसिडर द फॉलोइंग, आपके पास क्या थे, कंसिडर द फॉलोइंग एनिमल, हेजॉग, मर्मेड एंड पेंगुलिन, इसमें से कौन सा एनिमल ऐसा करता है. सो प्लीज पॉज द वीडियो एंड कमेंट में आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे. चाहे आप लोगों ने इस क्वेश्चन का आंसर कल किया हो या ना किया हो, बट स्टिल आप लोग आज इस वीडियो को देख रहे हैं, सो पहले आप लोग इस वीडियो को पॉज करेंगे. ये क्वेश्चन नंबर 1 है, सॉरी ये नंबर थोड़ा चेंज हो गया है यहाँ पर, तो वीडियो को आप लोग पॉज करेंगे. देन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर कमेंट सेक्शन में सभी को करना है. ओके, अब देखिए हम इन एनिमल्स के बारे में पढ़ते हैं, आपको थोड़ा क्लियर होगा कि ऐसा कौन सा करता होगा. हम पहले पढ़ते हैं किसके बारे में, यहाँ पे आपका हेजॉग्स. ये आपकी हेजॉग्स की पिक्चर आपको दिख रही होगी, तो ये बहुत ही ज्यादा स्मॉल होते हैं, है ना, आपको ये पिक्चर दिख रही होगी, और ये स्पाइनी होते हैं और ये बहुत ही ज्यादा स्मॉल होते हैं. तो आप खुद ही सोचिए अपने आप को कैसे यहाँ पर ये कर्व करेंगे, है ना, उसमें रोल अप करने की बात की जा रही है. सो व्हेन दे आर फ्राइटेंड और annoyed, hedgehogs will roll into a ball so that the predators will feel their full burn and its soft spine will
लीव द हेड ऑफ अलोन। तो ये भी क्या करते हैं, एक तरीके से अपने आप को रोल अप करते हैं जिससे क्या कर सके, जो प्रेडेटर्स हैं वो क्या हो जाए, यहाँ पर डर कर भाग जाए। ठीक है, सेकंड हम बात कर रहे हैं सेकंड वाले की, आप देखेंगे मर्मट्स की। द रिलेटिवली लार्ज ग्राउंड स्क्विरल विद 15 स्पीशीज लिव इन एशिया, यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका। दे आर द हैवीएस्ट मेंबर ऑफ द स्क्विरल फैमिली। इट डज नॉट रोल अप टू प्रोटेक्ट इटसेल्फ। ये क्या होता है, आपके जो स्क्विरल्स होते हैं, आप लोगों ने गिलहरी, हिंदी में अगर हम बात करें तो गिलहरी की एक तरीके से प्रजाति है, एक इनकी स्पीशीज है। तो ये इतने बड़े होते हैं, ये मेनली एशिया, यूरोप और नॉर्थ अमेरिका में पाए जाते हैं। टोटल इनकी 15 स्पीशीज हैं और ये इतने ज्यादा हैवी होते हैं, मतलब जो आपकी स्क्विरल की फैमिली होती है, सो उन फैमिली में से ये वाली जो आपकी मर्मोट्स वाली प्रजाति है, स्पीशीज है, ये बहुत ज्यादा हैवी होती है, तो ये ऐसा नहीं करते हैं। नेक्स्ट है आपका पेंगुइन्स। सो पेंगुइन्स आर एक्चुअली मैमल्स, ये आपके मैमल्स की कैटेगरी में आते हैं और दे आर द वन मैमल होली कवर्ड इन स्केल्स एंड दे यूज दो स्केल्स टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम प्रेडेटर इन द वाइल्ड। तो ये आपके जो पेंगुइन्स है ना, पेंगोलियंस, आप लोगों ने इसको सुना होगा इनके बारे में, और ये इंडेंजर्ड की कैटेगरी में भी आते हैं। तो ये क्या करते हैं, इनकी बॉडी में आप लोगों को स्केल्स दिख रही हैं इस तरीके से, है ना, ये है पूरी स्केल्स, जिससे क्या करता है, ये इनको यूनिक बनाता है। और इनकी यहाँ पे बहुत ज्यादा पोचिंग भी की जाती है, इवन चाइना में इसकी बहुत ज्यादा पोचिंग की जाती है। आप लोगों ने न्यूज में भी इसको कई बार यहाँ पर सुना होगा, हमने डिस्कस भी किया है। सो अंडर थ्रेट पेंगुइन विल इमीडिएटली कर्ल्ड इनटू अ टाइट बॉल एंड यूज देयर शार्प स्केल्स टेल्स टू डिफेंड देमसेल्फ। तो जब इसके ऊपर कोई प्रेडेटर मतलब कि शिकार करने आता है, तो ये क्या करते हैं, अपने आप को बहुत ही टाइटली एक तरीके से रोल अप कर लेते हैं। और जब ये टाइटली रोल अप कर लेते हैं तो इनकी जो स्केल्स होती हैं, स्केल्स दिख रही हैं आपको, ये ऐसे शार्प हो जाती हैं, जिससे जब भी कोई प्रेडेटर्स होता है तो जब इसको पकड़ने जाता है, इस तरीके से क्या करती है, अपने आप को डिफेंड करती हैं। तो देखिए इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाता है 3। क्या हो जाता है आपका 3, इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाता है, पेंगुइन्स ऐसा करते हैं। सो राइट ऑप्शन आपका हुआ C, 3 ओनली। ओके, नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट वन। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। आपके पास कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं, ये आपका पॉलिटी का क्वेश्चन है, आप लोगों को ये याद रखना है। ओके, पॉलिटी का क्वेश्चन है। इसमें ये कह रहा है कि कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है और कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो पहली स्टेटमेंट आपकी क्या कह रही है, द पार्लियामेंट प्रिवेंशन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन एक्ट 1959। हमने कई बार इस एक्ट को यहाँ पर डिस्कस किया है, तो मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को इस एक्ट के बारे में बहुत ही अच्छे से पता होगा। ओके, इसकी प्रोविजंस के बारे में। तो पहला यहाँ पर क्या कह रहा है, द पार्लियामेंट Prevention of Disqualification Act 1959 exempts several posts from disqualification on the grounds of ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। इसमें ये कह रहा है कि आपका जो, हम हिंदी में भी इसको डिस्कस करते जाते हैं साथ में ही, कि अयोग्यता निवारण अधिनियम 1959 में जो आपका ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होता है, इस ग्राउंड पर बहुत सारी जो पोस्ट होती हैं आपकी, जो उसको हम क्या करते हैं, मतलब हम इन्हें अयोग्यता से छूट देते हैं। तो लाभ के पद के आधार पर कई पदों को अयोग्यता से छूट दी जाती है। तो मतलब इसमें ये कुछ आपके क्या है, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट की बात की जा रही है। ऑन द ग्राउंड ऑफ ऑफिस ऑफ प्रॉफिट बहुत सारी जो पोस्ट हैं, सेवरल पोस्ट हैं, उसको एग्जेम्प्ट किया जाता है फ्रॉम द डिस्क्वालिफिकेशन। क्योंकि कई बार आपने देखा होगा, जैसे कि प्रेसिडेंट की अगर आपको पोस्ट यहाँ पर चाहिए, तो उसके लिए क्या होगा कि आप ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, ये वाला ग्राउंड आ जाता है कि आप किसी भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को होल्ड नहीं कर रहे हैं। इसी तरीके से इसमें ये कहा गया है कि कई ऐसी बहुत सारी पोस्ट हैं जहां पर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट एक ग्राउंड नहीं है डिस्क्वालिफिकेशन का, इन द प्रिवेंशन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन एक्ट 1959 में। ओके, आई होप आपको फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पर क्लियर होगी। हम यहाँ पर ये बात करें किससे यहाँ पर एग्जाम्प्ट मिला है, कि बहुत सारी आपकी सेवरल पोस्ट ऐसी हैं जिनको एग्जाम्प्ट किया गया है कि अगर आप किसी भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को होल्ड करके रखते हैं तो आप डिस्क्वालीफाई नहीं होंगे। ये स्टेटमेंट आपकी। सेकेंड है, द अबव मेंशन एक्ट वाज अमेंडेड 5 टाइम्स। ओके, ना इसमें ये कहा जा रहा है कि प्रिवेंशन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन एक्ट 1959 जो है उसे 5 बार क्या किया गया, आपका अमेंड किया गया है, उसमें 5 बार संशोधन आपके हुए हैं। थर्ड वन है, द टर्म ऑफिस ऑफ प्रॉफिट इज वेल डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इसमें ये कहा जा रहा है आपकी थर्ड स्टेटमेंट में कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को बहुत ही अच्छे तरीके से क्या किया गया, आपका डिफाइन किया गया है। तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट आपको करेक्ट है, कौन सा इनकरेक्ट, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। कमेंट सेक्शन में इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग करेंगे। नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट वन। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ इज नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल डिफरेंट फ्रॉम द सेंट्रल पॉल्यूशन
कंट्रोल बोर्ड, हम एनजीटी की बात कर रहे हैं, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, और आपका सेकंड आ जाता है सीपीसीबी, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। ये दोनों आपस में कैसे डिफरेंट है, आपके पास यहाँ पर दो स्टेटमेंट दी गई हैं और उस बेसिस पर बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है और कौन सी इनकरेक्ट है। सो फर्स्ट वन इज सेइंग द एनजीटी हैज बीन एस्टैब्लिश्ड बाय एन एक्ट वेयर इज द सीपीसीबी सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड हैज बीन क्रिएटेड बाय एन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर ऑफ द गवर्नमेंट। फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी ये कह रही है कि जो आपकी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी है वो एक्ट के द्वारा यहाँ पर स्टैब्लिश की गई है, वेयरएज यहाँ पर जो आपका सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है ये एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है गवर्नमेंट का, जिसके तहत सीपीसीबी का क्या हुआ, आपका गठन हुआ है, उसको स्टैब्लिश यहाँ पर क्रिएट किया गया है। आई होप आपको फर्स्ट स्टेटमेंट क्लियर होगी। सेकेंड वन क्या कहती है, The NGT provides environmental justice and help reduce the burden of litigation in the higher courts, whereas the CPCB promotes cleanness of stream and well and aims to provide the quality of air in the country। यहाँ पर दोनों की काम के बारे में डिस्कस किया गया है। एनजीटी क्या कह रहा है कि एनजीटी यहाँ पे प्रोवाइड करता है आपका इन्वायरमेंटल जस्टिस, क्या करता है, इन्वायरमेंटल जस्टिस प्रोवाइड करता है। एक तरीके से ये आपका कोर्ट की तरह काम करता है कि इन्वायरमेंट से रिलेटेड कोई भी केस आता है तो पहले वो कहा जाएगा आपका नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के पास जाएगा। इस तरीके से आपका जो हायर कोर्ट्स का बर्डन है ना, उसको वो रिड्यूस करने में हेल्प करता है। वेयरएज यहाँ पर हम सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की बात करें तो इसका मेन काम होता है, ये प्रमोट करता है किसको, सफाई को यहाँ पर प्रमोट करता है। आपके जो वेल्स हैं, कुएं हैं, स्ट्रीम्स हैं, है ना, एयर की क्वालिटी को इंप्रूव करना, इनका जो मेन टारगेट है वो क्या है, एयर की क्वालिटी इंप्रूव हो कंट्री में, है ना, और जो भी क्लीननेस पर ज्यादा फोकस होता है, सफाई पर इसका ज्यादा फोकस होता है। सो कौन सी स्टेटमेंट, आई होप यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट आपको क्लियर होंगी, मैंने अच्छे से आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया। अब आप लोग को ये बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट आपको सही लग रहा है और कौन सा यहाँ पर गलत है। सो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कहाँ करेंगे, कमेंट सेक्शन में यहाँ पर करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं हमारे नेक्स्ट आर्टिकल। अब हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है आज का, इप्सा मीट सीक्स टू एम्पलीफाई द ग्लोबल साउथ वॉइस। अब आप सभी को यहाँ पर पता है कि आपकी किसकी, यूएन की, है ना, आपका जो यूएनएससी है, यूएनजीए की यहाँ पे 78 साइडलाइन मीटिंग चल रही है। यूएनजीए की 78 साइडलाइन मीटिंग चल रही है। इसी मीटिंग के चलते आपकी क्वाड की मीटिंग हुई है और इप्सा की भी मीटिंग हुई है। इप्सा क्या है आपका, इंडिया, ब्राजील और साउथ अफ्रीका। ओके, तो यहाँ पर जैसे क्वाड में हमने कल डिस्कस किया था कि क्वाड की मीटिंग हुई है जिसमें हमने मेनली टेररिज्म पर फोकस किया था और ये कहा था कि जो यूएनएससी है इसमें यूएनएससी का जो फ्रेमवर्क है उसमें चेंजेस लाने की जरूरत है, उसको यहाँ पर मॉडिफाई करने की जरूरत है और चेंज करने की, रिफॉर्म करने की यहाँ पर जरूरत है। इसी तरीके से आपकी ये जो यूएनजीए की मीटिंग चल रही है इसके साइड लाइन में आपकी बायलैटरल मीटिंग्स भी चल रही हैं और यहाँ पर इप्सा की भी मीटिंग हुई, मतलब कि इंडिया, ब्राजीलियन और साउथ अफ्रीका की यहाँ पर इस ग्रुप यहाँ पर मीटिंग हुई। इन्होंने मेनली फोकस किया किस चीज पर कि हमें क्या करना है, जो आपका साउथ साउथ कॉपरेशन है उसे और ज्यादा इंक्रीज करना है, उसे बढ़ाना है। ठीक है, क्योंकि साउथ अफ्रीका क्या है आप सभी को पता है, साउथ अफ्रीका एक अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में आने वाला नेशन है। सेकेंड वहां पर किसकी बात हुई है आपकी कि स्ट्रेटेजिक जो सिग्निफिकेंस है ग्लोबल साउथ की उसको प्रोटेक्ट करना है और उसके जो इंटरेस्ट है ग्लोबल साउथ के आपके उसे प्रोटेक्ट करना है और उसे एडवांस की तरफ लेकर जाना है। और ये हमारे 2024 का फर्स्ट क्वार्टर का क्या होना चाहिए, मेन एम होना चाहिए। यहाँ पर एंटी टेरर कन्वेंशन भी साइन हुआ है। आप देखेंगे अ ग्रुप एग्रीड टू पुश द एडॉप्शन ऑफ द कॉम्प्रिहेंसिव कन्वेंशन ऑन द इंटरनेशनल टेररिज्म एट द यूएन। यहाँ पर ये जो ग्रुप है उन्होंने क्या किया, पुश किया है कि हमें क्या करना चाहिए, कॉम्प्रिहेंसिव कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म एट यूएन, इसको यहाँ पर अब एडॉप्ट करना चाहिए क्योंकि टेररिज्म एक बहुत बड़ा इशू है। टेररिज्म में क्या होता है, कई बार जो हम किसी भी पर्सन को यहाँ पर टेररिस्ट घोषित करते हैं, अनाउंस करते हैं, तो बीजिंग क्या करता है, आपका चाइना यहाँ पर अपनी वीटो पावर से होल्ड कर लेता है और जिस तरीके से यहाँ पर क्या होता है, जो टेररिस्ट होते हैं वो सैंक्शंस नहीं हो पाते हैं, उनकी लिस्टिंग नहीं हो पाती एज अ टेररिस्ट, तो ये बहुत सारी चीजें प्रॉब्लम आ जाती हैं। ठीक है, अभी हम क्या देख रहे हैं कि जो आपका ईरान है और रशिया के ऊपर यहाँ पर सैंक्शंस लगाए जाते हैं, है ना, ये वेस्टर्न इकोनॉमी का एक पार्ट है। यहाँ पे बायलैटरल मीटिंग अपार्ट फ्रॉम मीटिंग ऑफ इप्सा एंड क्वाड के साथ साथ आपकी यहाँ पर इंडिया की बायलैटरल मीटिंग्स भी हुई। किसके साथ, कौन कौन सी कंट्रीज के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ, बहरीन के साथ, जापान के साथ एंड यूनाइटेड किंगडम
किंगडम के साथ। तो देखिए आपकी ये ग्रुप की मीटिंग हुई, क्वाड की मीटिंग हुई, क्वाड के बाद यहाँ पर इप्सा की मीटिंग हुई, और इप्सा के बाद यहाँ पर आपकी बायलैटरल टॉक्स भी हुई। बायलैटरल टॉक्स का मतलब क्या होता है कि सब दो नेशन आपस में बैठकर क्या कर रहे हैं, यहाँ पर बातचीत कर रहे हैं। ओके, तो इंडिया की किसके साथ हुई? ऑस्ट्रेलिया, बहरीन, जापान और यूनाइटेड किंगडम के साथ यहाँ पर बायलैटरल मीटिंग्स भी हुई। जापान की यहाँ पे न्यू फॉरेन मिनिस्टर है योको कामिकावा, और जयशंकर जी की यहाँ पे मीटिंग हुई, जिन्होंने इस पर बात की किसकी, कि हमें स्पेशल स्ट्रेटेजिक और ग्लोबल पार्टनरशिप की जरूरत है। यहाँ पर रीजनल, मल्टीलैटरल एंड ग्लोबल कोऑपरेशन बिटवीन द टू कंट्रीज की यहाँ पर जरूरत है। ओके, ऑस्ट्रेलियन टाइज की बात करते हैं तो यहाँ पे पॉजिटिव जो ट्रेजेक्टरीज है ना, रिलेशन को यहाँ पे फॉरवर्ड रिलेशन ले जाने की तरफ, इन सारी चीजों पर बातचीत हुई है। सो गुड कन्वर्सेशन ऑन कनेक्टिविटी, इकोनॉमिक लिंकेज एंड रीजनल डायनेमिक्स, मिस्टर जयशंकर रोड डिस्क्राइबिंग हिज मीटिंग विद द बहरीन फॉरेन मिनिस्टर। तो यहाँ पर जो हमारी किसके साथ, बहरीन के जो फॉरेन मिनिस्टर्स हैं, इनके साथ जो मीटिंग हुई, उन्होंने उसमें बात की कि हमारी जो कनेक्टिविटी है, इकोनॉमिक लिंकेजेस हैं, रीजनल डायनेमिक्स हैं, इसको यहाँ पर बढ़ाने की बात की गई है। ओके, तो आई होप आपको ये आर्टिकल यहाँ पर क्लियर होगा। नेक्स्ट हम मूव करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। सो हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है कौबाल गली मुशोक वैली ओपन्स अप फॉर टूरिस्ट। अब यहाँ पर आपकी जो मुशोक वैली है, ठीक है, मुशोक वैली आपको कहाँ देखने को मिलेगा? ये कारगिल है, ये वाला एरिया आपको दिख रहा होगा, ये कारगिल। ओके, ये आपको पीओके की लाइन दिख रही है, लाइन ऑफ कंट्रोल, ये आपका पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है। ओके, सो यहाँ पर आपको ये मुशोक वैली यहाँ पर नजर आएगी, ये मुशोक रिवर है आपकी, और ये मुशोक वैली यहाँ पर है। तो ये कहा जा रहा है कि आपकी जो कौबल गली और मुशोक वैली है, इसको यहाँ पर हमने क्या किया है, ज्वाइन कर दिया है। ठीक है, और इसको अब ये हाई एल्टीट्यूड पास है आपका गुरेज वैली, जो है आपका कश्मीर में आता है, और ये मुशोक वैली आपका यहाँ से आप देखेंगे यहां से जाता है। सो हाई एल्टीट्यूड अल्पाइन लेक विजिबल फ्रॉम द कबोल गली पासिस इन द टुलई वैली। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि आपका जो कबोल गली ये बहुत हाईएस्ट पास है आपका 4166.9 मीटर, ये आपका गुरेज कनेक्ट करता है टू वैलीज को, है ना, ये दो वैलीज को यहाँ पर क्या करता है आपका कनेक्ट करता है। इसको अब क्या कर दिया गया है, ओपन कर दिया टूरिज्म के लिए। ओके, टोटल हम गुरेज वैली की बात करते हैं, यहाँ पर 38,000 लोग रहते हैं, और ये रिकॉर्डिंग की गई, यहाँ पे 50,000 तक जो टूरिस्ट हैं यहाँ पर होस्ट किए जाएंगे इस साल। अब गुरेज वैली की बात कर लेते हैं। सो गुरेज वैली इज वन ऑफ द फ्यू हैबिटेंट्स इन कश्मीर वेयर विलेज विद ओनली लॉग्स हाउस एग्जिस्ट। इस वैली में क्या होता है, आपके जो अभी भी जो घर बने हैं, तो जो लकड़ी के वो आपकी लॉक्स होते हैं ना, आप लोगों ने पढ़ा होगा, ये इस तरीके से लॉक्स होते हैं, तो इन लॉक से घर बनाए जाते हैं। यहाँ पर कोई भी अर्बन कंक्रीट मटेरियल का इंटरवेंशन अभी हमें देखने को नहीं मिलता है। यहाँ पर एनिमल्स की बात करते हैं, इकोसिस्टम की बात करें तो आईबैक्स, मक्स, डियर आपके जो हैं, और मरमोट्स, ये आपको देखने को मिलते हैं। ओके, यहाँ पर आपको एक न्यू टाइप्स के जो याक होते हैं, उसको हम जुम्बा याक भी कहते हैं, जो आपके नॉर्मल याक्स होते हैं ना, उनकी कंपैरिजन में छोटे होते हैं, मतलब कि थोड़े छोटे होते हैं, तो ये यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं। सो आई होप आपको ये यहाँ पर क्लियर होगा। मुशोक वैली ये अभी टूरिज्म के लिए से ओपन कर दिया गया है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। सो हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है अंडर NEP स्पोर्ट्स नाउ इंटीग्रल पार्ट ऑफ स्कूल करिकुलम मोदी। अब जो हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैं, वो कहाँ गए हुए, वाराणसी गए हुए हैं। वहां पर उन्होंने क्या किया है, एक इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम को इसका फाउंडेशन रखा है, एक तरीके से इनोग्रेशन किया गया है, और ये कहा गया कि हमारी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, इसमें स्पोर्ट्स को अब इंटीग्रल पार्ट बना दिया गया है। कि मतलब जैसे कि आपकी स्कूल में पढ़ाई होती है, पढ़ाई के साथ साथ स्पोर्ट्स भी क्या है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना, इंपॉर्टेंट है। तो पढ़ाई के साथ साथ हमें स्पोर्ट्स पर भी अब क्या करना होगा, ध्यान देना होगा। तो इसी की चीज के बारे में यहाँ पर क्या किया गया है कि जो आपकी न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, इसमें स्पोर्ट्स को इंटीग्रल पार्ट बना दिया गया है आपके स्कूल करिकुलम का। सो आपको सिर्फ इतना ही यहाँ पर याद रखना है और कुछ भी नहीं। नेक्स्ट हम मूव करते हैं, नेक्स्ट आपका तमिलनाडु केरला टू ज्वाइन हैंड्स टू काउंट इंडेंजर्ड नीलगिरी ताहर। सो यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं, नीलगिरी ताहर की। नीलगिरी ताहर एक आपकी स्पीशीज है, आप इस तरीके से आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। तो यहाँ पर तमिलनाडु, मेनली ये तमिलनाडु और केरला में पाया जाता है। सो तमिलनाडु ने क्या कहा कि हम क्या कर रहे हैं, एक प्रोजेक्ट लॉन्च करेंगे नीलगिरी ताहर,
लास्ट ईयर इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया था, जिसमें हम क्या करेंगे कि जो इनका कंजर्वेशन है वो किस तरीके से किया जाए, है ना। एक तरीके से हम स्टैंडर्डाइज प्रोटोकॉल्स लेकर आएंगे आप, क्योंकि ये जो स्पीशीज है वो इंडेंजर्ड की कैटेगरी में आती है। इनकी जो पॉपुलेशन है सदर्न इंडिया में मेनली ये माउंटेन्स में पाए जाते हैं, और इनकी जो पॉपुलेशन है, ये जो स्पीशीज है ये इंडेंजर्ड की कैटेगरी में आते हैं। तो इनकी अब हमें क्या करनी है, एक तरीके से तमिलनाडु और केरल ने कहा है कि हम यहाँ पर क्या करते हैं, ये जो इंडेंजर्ड ताहर है इनको काउंट करते हैं, और काउंट करने के बाद हम क्या करेंगे, प्रोजेक्ट लेकर आएंगे, प्रोजेक्ट नीलगिरी ताहर, जिससे कि हम यहाँ पर क्या कर सके, इनको कंजर्व कर सकें। और ये जो होगा आपका जो मतलब कि काउंटिंग का होगा, ये ड्रोन्स के थ्रू किया जाएगा, क्योंकि जो नीलगिरी ताहर मेनली ये माउंटेन ग्रासलैंड में रहते हैं, जो कि बहुत ज्यादा, और जो एरिया है वो बहुत ज्यादा स्टीप है, रॉकी है, टेराइन एरिया आपका आ जाता है। अल्टीट्यूड यहाँ पर आपको 300 से 2600 मीटर तक अबव द सी लेवल देखने को मिलता है। तो यहाँ पर जो वेस्टर्न घाट का ये जो एरिया है, यहाँ पर आपका जो इकोसिस्टम है वो हार्म ना हो, इसलिए हम यहाँ पर ड्रोन्स का यूज करेंगे। अब हम नीलगिरी ताहर के बारे में देख लेते हैं। ये लोकली स्पीशीज है, इसको हम लोकली अगर इसका नाम देखें तो क्या आपका वरई आड़ू, आप इसको कुछ भी प्रोनाउंस कर सकते हैं। नीलगिरी ताहर को हम नीलगिरी आइबेक्स के नाम से भी जानते हैं। ओके, देयर आर मल्टीपल रेफरेंसेस टू द नीलगिरी ताहर इन तमिल संगम लिटरेचर डेटिंग बैक टू 2000 ईयर। ये हमारे जो तमिल संगम लिटरेचर है ना, उसमें भी इनका जिक्र रेफरेंस हमें नीलगिरी ताहर को देखने को मिलता है। ठीक है, द लीड मेसोलिथिक पेंटिंग्स हाईलाइट द सिग्निफिकेंस ऑफ द ताहर इन फोक लॉर कल्चर एंड लाइफ। और अगर हम इसकी हिस्ट्री हम देख रहे हैं, हिस्ट्री में आप जो मेसोलिथिक आपका जो पीरियड होता है 10,000 से लेकर 4000 BC तक, यहाँ पर जो आपको पेंटिंग्स देखने को मिलती हैं, इन पेंटिंग्स में ताहर, ये जो आपके नीलगिरी ताहर है, इनकी पेंटिंग्स भी हमें देखने को मिलती हैं। तो यहाँ से इनकी जो सिग्निफिकेंस है और ज्यादा क्या हो जाती है, आपकी बढ़ जाती है। ओके, IUCN स्टेटस देखते हैं। सो दे आर बीन लिस्टेड एज एन इंडेंजर्ड स्पीशीज एज एंड इट प्रोटेक्टेड अंडर Schedule 1 ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ इंडिया 1972। हैबिटेट की बात करते हैं, द एनिमल inhabits meadow with steep cliff at the elevation between 300 meters to 26 meters above sea level. Historically, the Nilgiri tahar was known to inhabit in a large portion of Western Ghats. Mainly कहाँ पाए जाते हैं, आपके वेस्टर्न घाट में पाए जाते हैं। ओके, बट टुडे इट रिमेन्स रेस्ट्रिक्टेड टू फ्यू स्कैटर्ड पेचेस इन तमिलनाडु एंड केरल। बट आज के टाइम पर ये कहाँ पाए जाते हैं, सिर्फ तमिलनाडु और केरल के कुछ ही पार्ट्स में ये पाए जाते हैं। ओके, लोकली ये एक्सटेंट हो चुके हैं। 14% ऑफ इट्स ट्रेडिशनल शोला फॉरेस्ट ग्रासलैंड हैबिटाट, इनका एक तरीके से जो हैबिटाट है उसका लॉस हो रहा है। इसके कारण ये जो नीलगिरी ताहर है ये भी क्या हो रहा है आपके, इनका ये भी धीरे धीरे एक्सटेंट हो रहे हैं। ओके, पॉपुलेशन की बात करते हैं। इट इज एस्टिमेटेड दैट देयर आर 3122 नीलगिरी ताहर्स इन द वर्ल्ड। अभी एट प्रेजेंट बात करें तो ये इनका जो नंबर है वो एस्टिमेट किया जा रहा है कि कितना है, 3122। ओके, अक्टूबर 7 को हम सेलिब्रेट करते हैं एज अ नीलगिरी ताहर डे ऑन द ऑनर ऑफ ERC दावेदार। तो हम नीलगिरी ताहर डे भी यहाँ पर सेलिब्रेट करते हैं। ओके, सो आप एक बार और पिक्चर देख सकते हैं तो आपको ये क्लियर हो जाएगा कि ये है नीलगिरी ताहर। नेक्स्ट मूव करते हैं, आपका नेक्स्ट आर्टिकल है ड्राफ्ट पैटर्न अमेंडमेंट रूल्स अंडरमाइन द प्री ग्रांट अपोजिशन। ओके, अब आपका यहाँ पर पैटर्न अमेंडमेंट रूल्स आया है जिसको 23 अगस्त को पब्लिक किया गया। अब इसमें थोड़ा सा क्या हो रहा है, आपका अंडरमाइन किया गया किसको, प्री ग्रांट अपोजिशन को। सबसे पहले आपको समझना होगा व्हाट इज दिस प्री ग्रांट अपोजिशन। प्री ग्रांट अपोजिशन क्या होता है, ठीक है, जैसे कि पेटेंट राइट आपका होता है, तो प्री ग्रांट अपोजिशन की अगर हम डेफिनेशन देखें, सो प्री ग्रांट अपोजिशन can be filed by any person by representation in Indian Patent Office within 6 months from the date of publication of the पेटेंट एप्लीकेशन। जैसे कि यहाँ पर प्री ग्रांट अपोजिशन की बात करते हैं, तो अगर आपको क्या करना है, आपने कोई यहाँ पर मेडिसिन बनाई, जस्ट एग्जांपल ले रहे हैं हम मेडिसिन का, मैंने ये मेडिसिन बनाई, इसका पूरा फॉर्मूला सारी चीजें मैंने यहाँ पे प्रिपेयर किया। अब इसमें मैं अपना क्या करती हूँ, अपना पेटेंट यहाँ पर मांगती हूँ, बट उससे पहले ही यहाँ पर क्या कर दिया गया, किसी ने इसका अपोजिट कर दिया। मार्केट में जब ये गया, इसने अच्छा यहाँ पर असर दिखाया, तो लोगों ने यहाँ पे क्या कर दिया, एक तरीके से अपोज कर दिया कि इसमें कोई भी पेटेंट नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक तरीके से ये दवाई अच्छी है और
जब पेटेंट हो जाता है तो उस पर्टिकुलर मेडिसिन का जो प्राइस होता है वो कैसे हो जाता है, बढ़ जाता है। तो जो यहाँ पर नॉर्मल लोग होते हैं उसको वो अफोर्ड नहीं कर पाते। सो यहाँ पर एक तरीके से अभी जो ये एक्ट आया है, द पेटेंट एक्ट एक्सप्लिसिटली परमिट्स एनीवन टू फाइल अ प्री ग्रांट अपोजिशन। प्री ग्रांट अपोजिशन यहाँ पर कोई भी फाइल कर सकता है, बट एज पर द ड्राफ्ट पेटेंट अमेंडमेंट रूल्स। अब इसे प्री ग्रांट अपोजिशन क्यों कहा गया है? प्री ग्रांट अपोजिशन इसलिए कहा गया है कि मतलब पेटेंट मिलने से पहले ही किसी ने उसको अपोज कर दिया हो, है ना। आपको समझ में आ रहा हो? ये दो तरीके के अपोजिशन होते हैं, एक होता है आपका पोस्ट ग्रांट अपोजिशन, दूसरा होता है प्री ग्रांट अपोजिशन। सो यहाँ पर आपका पेटेंट मिलने से पहले ही किसी ने आकर अपोज कर दिया हो, सो दैट इज कॉल्ड प्री ग्रांट अपोजिशन। और अपोजिशन के बाद पेटेंट मिलने के बाद कोई अपोज करता है, सो दैट इज पोस्ट ग्रांट अपोजिशन। सो बट एज पर द ड्राफ्ट पेटेंट अमेंडमेंट रूल द Maintainability of person or civil society organization filing pre-grant opposition will be decided by the controller। अब यहाँ पर पहले क्या था कि प्री ग्रांट अपोजिशन कोई भी फाइल कर सकता था, लेकिन अभी ये जो न्यू रूल्स आए हैं पेटेंट में, जो अमेंडमेंट किए गए हैं, इसके तहत अब क्या करना होगा, ये जो पर्सन कोई भी यहाँ पर प्री ग्रांट अपोजिशन फाइल करता है, आपका सिविल सोसाइटी या पर्सन, उसकी जो मेंटेबिलिटी है वो किसको यहाँ पर डिसाइड करने के लिए दे दी गई है? आपके कंट्रोलर को डिसाइड करने के लिए दे दी गई है। तो ये पूरे आर्टिकल में सिर्फ यही डिस्कस किया गया है कि मतलब कैसा क्या हो रहा है। तो देखिए, द ड्राफ्ट पेटेंट अमेंडमेंट रूल्स गिव द कंट्रोलर द पावर टू डिटरमाइन द मेंटेबिलिटी ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ दोज फाइलिंग प्री ग्रांट अपोजिशन। तो यहाँ पर जो प्री ग्रांट अपोजिशन फाइल कर रहे हैं, तो उसकी मेंटेबिलिटी, उसका जो रिप्रेजेंटेशन है, अब वो किसके अंडर में है? कंट्रोलर के अंडर में है, उसके ऊपर पूरी पावर यहाँ पर आ गई है। ओके, सो बिग फार्मा हैड क्वेश्चन द मेंटेबिलिटी ऑफ द पिटिशनर अपोजिंग पेटेंट लीडिंग द डिलीज। इससे कह रहे हैं कि इससे क्या हो सकता है? आपका डिले हो सकता है। जो बिग फार्मा कंपनीज है वो यहाँ पर कह रही हैं कि इससे डिले हो सकता है। ओके, द सेम कैन हैपन विद द प्री ग्रांट अपोजिशन। द प्रेजेंट अमेंडमेंट present the most significant challenge to the Indian patent system since 2005. Pharma companies are averse to pre-grant opposition. The draft patent amendment rules help them making the process difficult। तो फार्मा कंपनीज कह रही है कि जो प्री ग्रांट अपोजिशन, इसको जो एवर्स किया गया है, इसमें जो अमेंडमेंट रूल्स आए हैं, एक तरीके से प्रोसेस को क्या कर रहे हैं? आपके डिफिकल्ट कर रहे हैं। ओके, सो मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को इसमें सिर्फ इतना ही अभी ये सिर्फ रूल्स आए हैं। आगे इसमें क्या होता है अभी हमें नहीं पता है, जब तक ये रूल्स टोटली अमेंड नहीं हो जाते, एप्लीकेबल नहीं हो जाते, तो उसको ज्यादा डिस्कस करना हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं होगा। ओके, नाउ नेक्स्ट मूव करते हैं, स्नैपशॉट्स के बारे में बात करते हैं। सो ओरिजिन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन यूरोपास सरफेस फॉर्म। अब पहले तो आपको ये यूरोप नहीं है ना, ये यूरोपास है। यूरोपास क्या है? जुपिटर का एक मून है। जुपिटर का मून मतलब कि जुपिटर का नेचुरल सैटेलाइट, जैसे हमारे अर्थ का मून है, ये आपका अर्थ है और आपका मून है। मून क्या है? आपका नेचुरल सैटेलाइट है। इसी तरीके से हर प्लैनेट्स के, मतलब हर प्लैनेट्स के आप नहीं कह सकते, लेकिन प्लैनेट्स के यहाँ पे उनका नेचुरल सैटेलाइट होता है। इसी तरीके से जुपिटर का एक नेचुरल सैटेलाइट है, उसे हम जुपिटर्स मून कहते हैं, उसका नाम है यूरोपा। सो ये कहा जा रहा है, यहाँ पर रिसर्च की गई है किसके द्वारा? जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ऑब्जर्वेशन के द्वारा, कि जुपिटर का जो मून यूरोपा है वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड के हमें कुछ आइस मिले हैं, ऑब्जर्व किया गया है। सो इंडिकेट द कार्बन डाई ओरिजिनेट्स फ्रॉम द सोर्स विद इन द आइस बॉडीज सब सरफेस ओशन। तो यहाँ का जो सब सरफेस ओशन है वहां पर ये कहा जा रहा है कि हमें कार्बन डाइऑक्साइड के क्या मिले हैं? आइस मिले हैं। तो मतलब यहाँ पर हम यूरोपा में ये कहा जा रहा है कि हमें अबेंडेंट क्वांटिटी में जो आपका यूरोपा है वहां पर क्या है? वो कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करके रख रहा है? कंटेन करके रख रहा है। ओके, नेक्स्ट हम मूव करते हैं, द कैल्शियम चैनल इनहेंस कैंसर ग्रोथ इन माइट्स। यहाँ पे कैंसर चैनल है आपका ORAI1 इज अ कैल्शियम रिलीज। ये कैल्शियम इसको रिलीज किया गया, जिससे यहाँ पर एक जो चैनल होता है वो एक्टिवेट हो गया, और इसके कारण जो आपकी कैंसर सेल है माइस में इसको किया गया, जिसके कारण जो कैंसर सेल है उसकी यहाँ पर ग्रोथ और ज्यादा हो गई। ठीक है, सो आप देखेंगे द डेटा ओपन्स द डोर टू थेरेप्यूटिक ट्रीटमेंट फॉर ओरल कैंसर। तो यहाँ पर डेटा यहाँ पर ओपन किया गया, जिससे कि ये कहा जा रहा है कि आपका जो थेरेप्यूटिक ट्रीटमेंट है ओरल कैंसर में, इसमें ये हमारी हेल्प करेगा। नेक्स्ट आपका DNA नैनोवॉल स्ट्रेटेजी, अ लो कॉस्ट टेक्नोलॉजी।
अब न्यू प्लेटफॉर्म यूजिंग न्यूक्लिक एसिड बेस्ड डायग्नोस्टिक शोकेस अ वे टू डिटेक्ट पैथोजेंस मोर क्विकली इन द फील्ड। यहाँ पर हम एक न्यूक्लियर बेस्ड टेक्नोलॉजी लेकर आए हैं जिससे हम क्या कर सकते हैं, आपकी जो फील्ड में पैथोजेंस है उसको और जल्दी क्या कर सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं। सो ये जो स्ट्रेटेजी है बहुत ही लो कॉस्ट स्ट्रेटेजी है। इसमें हम डीएनए नैनोबॉल्स स्ट्रेटेजी का यूज करेंगे, मतलब इसका नाम क्या है, आपकी डीएनए नैनोबॉल स्ट्रेटेजी। ये आपकी लो कॉस्ट स्ट्रेटेजी है जिससे ये कहा जा रहा है कि हम इलेक्ट्रिकल जो सिग्नलिंग है ना, डीएनए that can then be identified through electrical signaling. The design does not need laboratory techniques to support diagnosis. तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल जो सिग्नलिंग है इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, जो आपके पैथोजन है उसको डिटेक्ट किया जा सकता है। ओके, नेक्स्ट हम मूव करते हैं। सो हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है What are the reason for rise in global debt? अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि जो हमारे ग्लोबल डेट्स हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। Why are emerging markets economies such as China, India, Brazil also seeing the growth in debt? यहाँ पर जो आपकी इमर्जिंग इकोनॉमीज है, चाइना, इंडिया, ब्राजील, यहाँ पर भी हमें क्या दिख रहा है, डेट का मतलब एक तरीके से कर्जा, आप ऐसा समझ लीजिए। ठीक है, सो यहाँ पर इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंस की रिपोर्ट आई है जून 2023, एंड ऑफ जून 2023 में। उन्होंने ये कहा कि सेकंड क्वार्टर में हमने ये देखा कि पूरे वर्ल्ड में जो अभी तक का हमारा जो ग्लोबल डेट है वो राइज होके कितना हो चुका है, आपका $100 ट्रिलियन। ओके, ये आपके कितना हो चुका है, आपका $100 ट्रिलियन हो चुका है। और ये जो आपका जीडीपी में इसका जो शेयर है पूरे वर्ल्ड का, ये बताया जा रहा है उसने 336% यहाँ पर क्या किया है, अगेन हिट किया है। नाउ व्हाट इज दिस ग्लोबल डेट? ग्लोबल डेट क्या होता है? ग्लोबल डेट को हम रेफर करते हैं बोरोविंग ऑफ द गवर्नमेंट एज वेल एज प्राइवेट बिजनेसेस एंड इंडिविजुअल्स। मतलब कि आपकी गवर्नमेंट यहाँ पर क्या करती है, बोरो करती है, पैसे बोरो करती है। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट के पास जो टैक्स आ रहा है और जो उसके रेवेन्यूज गवर्नमेंट के पास आ रहे हैं वो इतने ज्यादा नहीं है जिससे कि वो क्या कर सके, गवर्नमेंट के जो एक्सपेंडिचर्स है उसको मीट कर सके। तो ऐसा जब होता है, मान लीजिए आपके यहाँ 100 रुपए आपके पास घर में आ रहे हैं, लेकिन ये 100 रुपए आपका जो खर्चा है कितना है, 110 रुपए है। तो आपको 10 रुपए की अभी भी जरूरत है, तो आपने ये 10 रुपए क्या करे, उधार से लिए, है ना, उधार कर लिए, बोरो कर लिए किसी से। तो यही 10 रुपए क्या है, आपके लिए डेट बन गया, कर्जा बन गया। इसी तरीके से जो प्राइवेट बिजनेसेस होते हैं, इंडिविजुअल या गवर्नमेंट, जब उनके जो रेवेन्यूज हैं और थ्रू जो टैक्स उनको जो रेवेन्यूज होते हैं, पैसा होता है उनके पास, वो अनेबल होते हैं मीट द एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट, तब गवर्नमेंट क्या करती है, यहाँ पे बोरोइंग करती है। ठीक है, कई बार यहाँ पर इंटरेस्ट को पे कर, जो आपका इंटरेस्ट होता है उसको पे करने के लिए बोरो किया जाता है। तो इस तरीके से अभी तक का जो डेट है वो यहाँ पर धीरे धीरे ग्लोबल डेट नॉमिनल टर्म्स में भी आपका यहाँ पर और जीडीपी के शेयर में भी क्या हो रहा है, धीरे धीरे बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। पेंडेमिक के टाइम पे ये थोड़ा सा इसमें कमी दिखाई दी थी, इकोनॉमिक एक्टिविटीज यहाँ पर थोड़ी स्लग हो गई थी, आपकी रुक गई थी, जिसके कारण ये डेट आपका कम हो गया था। बट उसके बाद हमने फिर देखा मोस्ट ऑफ द ओवर 80% ऑफ द राइज इन द ग्लोबल डेट। उसके बाद हमें क्या देखने को मिलता है कि 80% यहाँ पर हमें ग्लोबल डेट में राइज देखने को मिलता है। ओके, सो the year has come from the advanced economies such as US and the UK, Japan and France. Among emerging market economies, China, India, Brazil have seen the most growth in the debt. यहाँ पर जो आपकी emerging economies है, इंडिया, चाइना, ब्राजील, यहाँ पर सबसे ज्यादा हमें डेट दिखाई दे रहे हैं। ओके, सो during the first half of 2023, total global debt rose by $10 ट्रिलियन। यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि हमारा जो फर्स्ट हाफ ऑफ दी, आप अगर 2023 के 6 महीने लीजिए, फर्स्ट हाफ यही है आपका 6 मंथ, अगर हम देखें जून तक का, तो कितना यहाँ पर डेट बढ़ा है हमारा, $10 ट्रिलियन का डेट यहाँ पर इंक्रीज हुआ है। ओके, तो ये एक तरीके से क्या कर रहा है, जो हमारी डिमांड है उसको भी बहुत। अब अगर हम बात करते हैं कि क्या जो आपकी गवर्नमेंट है उसको पे नहीं कर पा रही है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, हमारी गवर्नमेंट पे करवाए। अब यहाँ पर चिंता की क्या बात है, चिंता की बात यह है कि अगर इस तरीके से डेट बढ़ता गया तो हम क्या कर सकते हैं, इकोनॉमिक क्राइसिस की तरफ लीड कर सकते हैं। आप लोगों को यहाँ पर 2008 का इकोनॉमिक क्राइसिस तो याद ही होगा, यूएस का इकोनॉमिक क्राइसिस, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था। तो अगर इस तरीके से डेट बढ़ता जाता है तो इट विल लीड टू अनदर इकोनॉमिक क्राइसिस। अब हमारे पास दूसरा ऑप्शन ये होता है कि गवर्नमेंट क्या कर सकती है, आपकी करेंसी प्रिंट कर सकती है और उसको इस करेंसी प्रिंट करके फिर उस डेट को कम कर सकती है। बट इससे क्या होगा, अगर इस तरीके की चीजें की जाती हैं तो ये अलग तरीके के क्राइसिस से यहाँ पर डील करेगा, इन्फ्लेशन का यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका राइज हो जाएगा। ओके, सो मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये आर्टिकल यहाँ पर क्लियर होगा। सो न्यूज और आर्टिकल्स की बात करें तो आज यहीं पर ये खत्म होते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं हमारा क्वेश्चन। सो आज का हमारा जो क्वेश्चन था
ओके ना, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। आपको यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स दी गई थे और आप लोगों को ये बताना था कौन सी सही है या कौन सी गलत। ओके, तो अगर आप थर्ड स्टेटमेंट देखेंगे तो द टर्म ऑफिस ऑफ प्रॉफिट इज वेल डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, सो दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में कहीं पर भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट इस टर्म को डिफाइन नहीं किया गया है, तो आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट इनकरेक्ट हो जाता है। ओके, तो देखिए ऑप्शन नंबर बी, सी और डी ऑटोमेटिकली यहां से एलिमिनेट हो गए। आपके पास बचता है ऑप्शन ए 1 and 2 ओनली, तो आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाता है 1 and 2 ओनली। ओके, सो आपका राइट ऑप्शन क्या हुआ 1 and 2 ओनली। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में करेंगे, कल इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को दिया जाएगा, सो मेक श्योर कल का वीडियो देखना ना भूलें। सो आज के लिए इतना ही, मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को सारी चीजें यहाँ पर क्लियर होंगी। अगर आपको कोई डाउट लगता है सो यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में एक बार जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच फॉर डिस्कशन।